हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं नॉमिनल एंड रियल जीडीपी के बीच में डिफरेंस। हम समझेंगे व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी एंड व्हाट इज़ रियल जीडीपी। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं जीडीपी है क्या, है ना। हमने अभी तक जीडीपी की बात करी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब डोमेस्टिकली हमारी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है ना। सबसे पहले आपको याद होगा जब हमने क्लास में पढ़ना शुरू किया था तो हमने ये देखा था कि कोई एक इकोनॉमी के पास वेल्थ कितनी है ये कैसे पता चल रहा था। जहाँ पर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वही ज़्यादा वेल्दी है, उसी में ही ज़्यादा मनी क्रिएट होगा, है ना, उसमें ही ज़्यादा असेट्स क्रिएट होंगे। इसका मतलब किसी देश को आगे तरक्की करने के लिए ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है। अब हमने देखा था गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन उसको मेजर कैसे करें। अब हमने देखा था किलोग्राम में लीटर तो ऐड नहीं कर सकते, तो टोटल टोटल कितने का प्रोडक्शन हो रहा है वो टोटल कैसे फाइंड आउट करें। तो हम क्या कर रहे थे, इसको हम मनी में मेजर कर रहे थे। किस में मेजर कर रहे थे? मनी में। तो मनी में मेजर कैसे होगा, जैसे समझ लो पूरी इकोनॉमी में 100 किलो चावल पैदा हुआ है ना, 600 kg चावल पैदा हुआ है, और 1 किलो चावल जो है वो 70 रुपये का है। 1 किलो चावल कितने रुपए का है? 70 रुपये का है। तो आप कह सकते हो 7,000 का चावल पैदा हुआ है, पूरी इकोनॉमी में 7,000 का चावल पैदा हुआ है। क्या ये बात कह सकते हो? अब आप मान लो पूरी इकोनॉमी में 1,000 किलो गेहूँ पैदा हुआ है, पूरी इकोनॉमी में 1,000 किलो गेहूँ पैदा हुआ है, और 1 किलो गेहूँ 40 रुपये का है। तो कितने का गेहूँ पैदा हुआ है? 40,000 का। कितने का गेहूँ पैदा हुआ है? 40,000 का। तो पूरी इकोनॉमी में टोटल कितना गेहूँ और कितना चावल पैदा हुआ है? 47,000 रुपीज़ का गेहूँ और चावल पैदा हुआ है। इसका मतलब समझ लो अब इकोनॉमी में चावल, ये पिछले साल था, ठीक है, ये दोनों क्या थे? पिछले साल थे। इस साल इकोनॉमी में गेहूँ पैदा हुआ है 200 किलो, गेहूँ नहीं सॉरी, चावल पैदा हुआ है 200 kg है। तो अब वो कितने का हो जाएगा? प्राइस अगर 70 ही है तो ये कितने का हो जाएगा? 14,000 का। तो अब इकोनॉमी में कितने का चावल पैदा हुआ? 14,000 का। अब समझ लो आपको ये नहीं पता था कितना गेहूँ पहले था, ठीक है, कितना चावल पहले पैदा हुआ था, कितना चावल अब पैदा हुआ है। लेकिन आपने देखा पिछले साल 7,000 का चावल पैदा हुआ था, इस साल 14,000 का चावल पैदा हुआ है। इसका मतलब आपको समझ आ गया इस साल ज़्यादा पैदा हुआ है। लेकिन ये समझ कब आया? जब आपको पता था प्राइस सेम है, जब आपको पता था प्राइस सेम है। अगर ये प्राइस बदल जाता तो समझ लो पहले 70 रुपये का चावल था, अब 140 का चावल हो जाता, तो 7,000 डिवाइडेड बाई 70 तब भी 100 किलो चावल, जो 14,000 डिवाइडेड बाई 140 अभी भी 100 किलो चावल। चावल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, चावल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, लेकिन प्राइस यहाँ पे डबल दिख रहा है, 7,000 की जगह 14,000 दिख रहा है। तो क्या अब ये बात कहना कि हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा है, क्या ये बात सही है? नहीं सही है। तो अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे हम उसमें ये मान के चल रहे थे, इम्प्लिसिट अजम्पशन हमारा ये था कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट चेंज, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट चेंज। लेकिन अगर प्राइस चेंज होंगे तो जीडीपी को कंपेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर इफ़ प्राइस चेंजेस देन देयर मे बी डिफ़िकल्टी इन कंपेयरिंग जीडीपी। अगर प्राइस चेंज होगा तो जीडीपी को कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिछले साल समझ लो इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ चावल पैदा हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या पैदा हो रहा है? चावल। पिछले साल 7,000 का चावल पैदा हुआ, इस बार 14,000 का। लेकिन अगर प्राइस सेम था, पिछले साल भी 70 रुपये का था, इस साल भी 70 का, तो आपको पक्का पता है 7,000 से 14,000 हुआ है, इसका मतलब प्रोडक्शन ही बढ़ा है और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लेकिन अगर आपको पता है प्रोडक्शन के साथ साथ प्राइस भी बड़ा हो सकता है, तो अब नहीं कह सकते आपकी प्रोडक्शन बढ़ा है या नहीं, राइट।
If we measure the GDP of a country in 2 consecutive years and see that the figures for GDP of the latter year is twice that of the previous year, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अगर प्राइस सेम है और आपने देखा है जीडीपी डबल हो गई है, तो आपको पता चल जाएगा प्रोडक्शन भी डबल हुआ है। सीधी सी बात है, पिछले साल 100 किलो चावल प्रोड्यूस हुआ था, तो इस बारी 200 किलो चावल प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन वो किस कंडीशन पर, जब प्राइस आपका कांस्टेंट है। प्राइस आपका कांस्टेंट है। पिछले साल भी 70 था, इस साल भी 70 है। लेकिन समझ लो, अगर प्राइस ही डबल हो जाता तो 70 की जगह प्राइस 140 हो जाता, तो प्राइस डबल हो जाता तो क्या होता, इसका मतलब प्रोडक्शन सिर्फ 100 केजी का ही है, मतलब प्रोडक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपकी जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है। लेकिन हमारे देश में प्रोडक्शन तो ज़्यादा नहीं हुआ ना, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं। इसका मतलब देश ज़्यादा वेल्दी तो हो नहीं रहा है ना, ज़्यादा इनकम तो जनरेट हो नहीं रही। समझ आई बात? ठीक है। तो इसलिए जीडीपी को कंपेयर करने के लिए हमें जीडीपी किस पर मेजर करने की ज़रूरत है, हमें जीडीपी एक कांस्टेंट प्राइस पर मेजर करने की ज़रूरत है ना। देयरफॉर इन ऑर्डर टू कंपेयर द जीडीपी फिगर्स एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और टू कंपेयर द जीडीपी फिगर्स ऑफ द सेम कंट्री, भाई दूसरे देशों से कंपेयर करने के लिए भी, और अपने ही देश की जीडीपी दूसरे टाइम से, मतलब पिछले सालों से कंपेयर करने के लिए, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपेयर करने के लिए जीडीपी हमारी कैसी होनी चाहिए, जो करंट मार्केट प्राइस पर ना हो, बल्कि कांस्टेंट प्राइस पर हो, क्या ये बात समझ आई? जो अभी करंट मार्केट प्राइस पर ना हो, बल्कि किस पर हो, किसी ऐसे कांस्टेंट प्राइस पर जिसे हम बोलते हैं बेस प्राइस, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेस प्राइस। तो बस जीडीपी का क्या मतलब है, नॉमिनल जीडीपी मतलब जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट, अभी जो प्राइस चल रहा है करंट ईयर प्राइसेस, और रियल जीडीपी मतलब जीडीपी कैलकुलेटेड एट बेस ईयर, या फिर हम बोल दें कांस्टेंट प्राइसेस, बेस ईयर प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, समझ आया? नॉमिनल और रियल में नॉमिनल जीडीपी क्या है, जो करंट ईयर प्राइसेस पे है, जो कि प्राइस बदलते रहते हैं, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन के कारण प्राइस ज़्यादा हो जाएगा या डिफ्लेशन के कारण प्राइस कम हो जाएगा, राइट। तो नॉमिनल जीडीपी मतलब करंट ईयर प्राइसेस पर जीडीपी कैलकुलेट हो रही है। रियल जीडीपी मतलब बेस ईयर प्राइसेस पर, मतलब जो जैसे अभी हमारा बेस ईयर क्या चलता है, 2011-12 है ना, हम 2011-12 के पे जो प्राइसेस थे उन्हीं पर अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। समझ आया? Real GDP is calculated in a way such that goods and services are evaluated at some real GDP is calculated in a way such that goods and services are evaluated at some constant set of prices or constant prices. Since these prices remain fixed, if the real GDP changes, we can be sure that it is the volume of production which is undergoing changes. अब आपको पता है रियल जीडीपी में, देखो जीडीपी कैलकुलेट करने में दो चीज़ें होती हैं, एक प्राइस और एक क्वांटिटी। अब अगर प्राइस हमारा सेम है और जीडीपी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्वांटिटी बढ़ी है। प्राइस अगर सेम है और जीडीपी पहले के मुकाबले में बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या बढ़ा होगा, सिर्फ क्वांटिटी, राइट। Nominal GDP on the other hand is simply the value of GDP at the current prevailing prices. For example, suppose a country only produces bread. अब मान लो एक कंट्री जो है वो सिर्फ ब्रेड बनाती है, ठीक है। 2000 में इन द ईयर 2000 इट हैज़ प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट्स ऑफ ब्रेड, और एक ब्रेड का प्राइस है 10 रुपये, तो उसने कितने रुपए का प्रोडक्शन किया, 1000 रुपये का। उसने कितने रुपए का प्रोडक्शन किया, 1000 रुपये का। क्या ये बात समझ आई? 2001 में सेम कंट्री ने 110 ब्रेड बनाई, और कितने रुपए की ब्रेड हो गई, 15 रुपये की। कितने की ब्रेड हो गई, 15 की।
तो नॉमिनल जीडीपी क्या हुआ 2001 में? नॉमिनल जीडीपी मतलब करंट प्राइसेस पर कितने की हो गई? 1650, 110 गुना में 15, राइट। लेकिन देखो जीडीपी में ज़्यादा चेंज आ गया, 1000 से 1650 दिख रही है, जीडीपी में ज़्यादा चेंज दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में चेंज कितना है? सिर्फ 10 ब्रेड ज़्यादा बनी है ना। बाकी का जो चेंज है वो किसके कारण दिख रहा है? इस 15 के कारण, जो प्राइस बढ़ गया 10 रुपये से 15 हो गया। इसलिए देयर फॉर नॉमिनल जीडीपी इन 2001 वाज रुपीज़ इतना, रियल जीडीपी इन 2001, और अगर हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करें 2001 में तो वो कितनी है? सिर्फ 1100। 110 गुना में 10 बेस ईयर प्राइस पर लिया है हमने, 110 गुना में 10। नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा 1650, रियल जीडीपी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने बेस ईयर प्राइस लिया है। तो notice that the ratio of nominal GDP to real GDP gives us the idea of how the prices have moved from base year। देखो अब आपको पता चल गया नॉमिनल जीडीपी क्या है। नॉमिनल जीडीपी क्वांटिटी इनटू में, क्वांटिटी कब का? नॉमिनल जीडीपी क्या है? क्वांटिटी करंट ईयर का, प्राइस भी करंट ईयर का। रियल जीडीपी क्या है? क्वांटिटी करंट ईयर का लेकिन प्राइस बेस ईयर का। ये काट दें तो क्या पता चल रहा है? ये P1/P0 हमें क्या बताना है? मतलब पिछले साल के मुकाबले या बेस ईयर के मुकाबले अभी हमारे प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। प्राइस का रेशो निकाल देना है ना। ये क्या निकाल रहा है? ये प्राइस का रेशो। तो इसका मतलब जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर आपको क्या बताता है? कितना प्राइस में चेंज आया है, पहले के बेस ईयर के मुकाबले प्राइसेस में कितना चेंज आया है, वो क्या बताता है? जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी। समझ आया? समटाइम्स जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो डिनोटेड इन परसेंटेज। आप इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज में। ठीक है, तो अब हम जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें अब हम जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? हमारी नॉमिनल जीडीपी थी 1650 और रियल जीडीपी थी 1100 इंटू में 100%, है ना। 2 0 से 2 0 कट गया, काटो इसको। 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55, तो ये आया 150%। ये क्या आया? 150%। इसका मतलब हमारे जो प्राइसेस हैं वो अपने आप के 150% हो गई। तो हम दूसरे तरह से कह सकते हैं प्राइसेस 50% बढ़ गए, प्राइसेस 50% बढ़ गए। समझ आया? ठीक है, ऐसे जीडीपी डिफ्लेटर की जगह हम जीएनपी डिफ्लेटर भी ले सकते हैं। वहाँ पे क्या हो जाएगा? डी की जगह एन हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, अब आपको याद आ रहा है 11th क्लास में आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ा था, होलसेल प्राइस इंडेक्स पढ़ा था। वो भी तो यही बता रहा था कि कितना प्राइस बढ़ा है पहले के मुकाबले, है ना। वो भी क्या बता रहा था? कितना प्राइस बढ़ा है पहले के मुकाबले। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम क्या देख रहे थे और होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी क्या देख रहे थे? प्राइस में कितना चेंज आया पहले के मुकाबले। लेकिन फिर जब उसमें भी यही देख रहे थे, इसमें भी यही देख रहे थे, दोनों में डिफरेंस क्या है? चलिए समझते हैं। देयर इज़ अनदर वे टू मेजर चेंज ऑफ प्राइसेस इन एन इकोनॉमी which is known as consumer price index. This is the index of prices of a given basket of commodities which are bought by the representative consumer. यहाँ पे क्या है? गिवन बास्केट। जीडीपी डिफ्लेटर में क्या है? सारे गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, जितने भी प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या है भाई? जो कंज्यूमर खरीद रहा है, गिवन बास्केट। सीपीआई इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज टर्म्स। वी हैव 2 years under consideration. One is the base year and the other is the current year. We calculate the cost of purchase of a given basket of commodity in the base year. We also calculate the cost of purchase of the same basket in the current year. मतलब हमने देखा एक बास्केट ऑफ गुड्स ले लिया, ये बास्केट ऑफ गुड्स पिछले साल मतलब बेस ईयर में कितने का आ रहा था, अभी कितने का आ रहा है। ठीक है, फिर वही सेम फॉर्मूला लगा के, आपको याद भी होगा P0Q0 अपॉन में क्या था हमारा? P1Q1 अपॉन में P0Q1 इंटू में 100। यही मेथड हम कर रहे थे ना, राइट, 11th क्लास में। then we express the latter as a percentage of the former, thus gives us the consumer price index
ऑफ द करंट ईयर विज ऑफ द बेस ईयर, मतलब बेस ईयर को आधार में लेकर करंट ईयर में कितना कंज्यूमर के लिए प्राइसेस में चेंज आया है। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन इकोनॉमी विच प्रोड्यूस टू गुड्स राइस एंड क्लॉथ। आर रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर बाइज 90 kg ऑफ राइस। लेकिन अब देखो, जब हम जीडीपी डिफ्लेटर निकाल रहे हैं तो उसमें टोटल प्रोडक्शन लेते हैं जितना हुआ है, लेकिन जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालेंगे तो उसमें देखते हैं कंज्यूमर कितना खरीद रहा है। कंज्यूमर बाइज 90 kg ऑफ राइस एंड 5 pieces of clothes in a year. Suppose in the year 2000 the price of kg of rice was 10 and the price of clothes was rupees 100. So the consumer had to spend a total of 10 into 90 900 on rice in 2000 and similarly she spent, अब 5 मीटर कपड़ा खरीद लिया तो 500 रुपये क्लॉथ पर, तो टोटल उसने कितना खर्चा किया 1400 का। लेकिन समझ लो राइस का प्राइस और क्लॉथ का प्राइस इस साल 2005 में बढ़ के 15 और 120 रुपये हो गया। अब वो कितना खर्चा कर रही है 1950। अब वो कितना खर्चा कर रही है 1950। तो CPI कितना हो गया 1950 अपन में 1400 इंटू में 100, तो ये आया मतलब 39.29% प्राइसेस राइज हो गए। समझ आया। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट मैनी कमोडिटीज हैव टू सेट्स ऑफ प्राइसेस। वन इज़ द रिटेल प्राइस विच इज़ अच्छा, अब दो तरह के प्राइस होते हैं, एक तो रिटेल प्राइस और एक होलसेल प्राइस। तो जब हम रिटेल प्राइस लेते हैं तो वो क्या हो जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जब हम होलसेल प्राइस लेते हैं तो वो क्या हो जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, और USA में इसी होलसेल प्राइस इंडेक्स को क्या बोला जाता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसी होलसेल प्राइस इंडेक्स को क्या बोला जाता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। समझ आया। लेकिन अब हम समझते हैं CPI या WPI और GDP डिफ्लेटर में क्या डिफरेंस है। 3 मेन डिफरेंस है वो समझते हैं। अ गुड परचेज्ड by consumer do not represent all the goods which are produced in a country. GDP deflator takes into account all such goods and services. देखो कंज्यूमर जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो एक जो नॉर्मल जो कंज्यूमर होते हैं वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज सारे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो क्या करता है, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगे, लेकिन CPI या WPI में सारे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आते। CPI includes price of goods consumed by the representative consumer, hence it includes price of imported goods. CPI के अंदर कौन से गुड्स हैं जो एक कंज्यूमर खरीद रहा है ना, जो एक कंज्यूमर खरीद रहा है तो वो तो इम्पोर्टेड गुड्स भी खरीदता है, बाहर से आने वाले गुड्स भी खरीदता है। लेकिन जीडीपी क्या दिखा रहा है, वो जीडीपी डिफ्लेटर आपको क्या दिखा रहा है, सिर्फ डोमेस्टिक GDP, डी मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिकली गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके प्राइसेस में कितना चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब CPI में इम्पोर्टेड गुड्स इंक्लूड होते हैं, GDP डिफ्लेटर में इम्पोर्टेड गुड्स इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, CPI में जो वेट्स है वो द वेट्स आर कांस्टेंट इन CPI, जो वेट्स हैं वो CPI में कांस्टेंट होता है, बट दे डिफर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन लेवल ऑफ ईच गुड इन GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर में क्या लेते हैं हम प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो भाई जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होता रहता है वैसे वैसे क्वांटिटी चेंज होती जाती है, लेकिन CPI में हम वेट्स को कांस्टेंट लेते हैं। आपको याद भी होगा पूरा डिफाइंड ही कर रखा है, इसको इतना वेटेज देना है, इसको इतना वेटेज देना है। राइट, आया समझ डिफरेंस बिटवीन GDP डिफ्लेटर एंड WPI या फिर CPI। अब हम बात करते हैं क्या GDP किसी भी देश की वेलफेयर को दिखा सकते हैं क्या। कैन द GDP ऑफ अ कंट्री बी टेकन एज एन इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर। वेलफेयर मतलब लोगों का भला है ना, वेलफेयर मतलब वेलफेयर लोगों का भला। तो क्या हम कह सकते हैं GDP से किसी देश के वेलफेयर का पता चल रहा है। चलिए देखते हैं, आपको क्या लग रहा है इस पर सोच के बताइए मुझे। इफ़ अ पर्सन हैज़ मोर इनकम ही और शी कैन बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज एंड हिज और हर मटेरियल वेलबींग इम्प्रूव। देखो आप कहोगे कि मैम अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता है तो उसका मटेरियल वेलबींग इम्प्रूव हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं सो इट में सीम रीजनेबल टू ट्रीट हिज और हर इनकम लेवल एज हिज और हर लेवल ऑफ वेलबींग। तो हम कह सकते हैं मतलब ये बात कहने में कोई गलती नहीं होगी कि अगर इनकम ज़्यादा है तो उसका लेवल ऑफ वेलबींग भी ज़्यादा होगा। ठीक है, GDP है क्या फिर से देखते हैं। GDP इज़ द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। देखो GDP हमें पता चल गया क्या है, मतलब पता क्या चल गया, हमें पता ही था GDP क्या होता है। GDP इज़ द सम ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री।
ज्योग्राफिकल मतलब इकोनॉमिक बाउंड्री, ज्योग्राफिकल वर्ड गलत है ये, है ना, क्या होना चाहिए था, इकोनॉमिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। और जितना प्रोडक्शन हुआ है वही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लोगों के बीच में एज इनकम, एक्सेप्ट फॉर रिटेन अर्निंग, जो हमने बचा के रख लिया उसको छोड़कर बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो वी मे बी टेम्प्टेड टू ट्रीट हायर लेवल ऑफ जीडीपी ऑफ अ कंट्री एज एन इंडेक्स ऑफ, देखो अब अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो इनकम भी ज़्यादा जनरेट हो रही है और लोगों में ज़्यादा बढ़ रही है, क्या ये बात सही है? इसलिए हम कहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हायर लेवल ऑफ जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज़ एन इंडेक्स ऑफ ग्रेटर वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, वी में टेक द, और इसके लिए हम कौन सा लेते हैं, रियल जीडीपी इंस्टेड ऑफ नॉमिनल जीडीपी। लेकिन ये करेक्ट नहीं है, बट देयर आर एटलीस्ट 3 रीजन वाई दिस में नॉट बी करेक्ट। जीडीपी को वेलफेयर का मेजर मानना करेक्ट नहीं है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रीजन है, उसमें से हम 3 पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, हाउ यूनिफॉर्म इज इट, जो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या सबको बराबर मिल रहा है क्या? नहीं ना, हम क्या कह रहे हैं, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। इसका मतलब जो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर नहीं है। इफ़ द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज़ राइजिंग द वेलफेयर में नॉट राइज एज अ कॉन्सिक्वेंस। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो ज़रूरी नहीं है वेलफेयर भी बढ़े, क्यों? द राइज इन जीडीपी में बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वेरी फ्यू इंडिविजुअल और फर्म्स। जीडीपी तो बढ़ता हुआ दिख रहा है लेकिन उसके बदले में वो जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कुछ ही लोगों के हाथ में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। फॉर द रेस्ट ऑफ द इनकम में इनफेक्ट हैव फॉलन, और ऐसा हो सकता है बाकियों की इनकम गिर जाए। इन सच अ केस द वेलफेयर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी कैन नॉट बी सेड टू हैव इंक्रीज। इस केस में हम नहीं कह सकते कि पूरी इकोनॉमी का वेलफेयर बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज इन द ईयर 2000 एन इमेजिनरी कंट्री हैड 100 इंडिविजुअल ईच अर्निंग ₹10। समझ लो 2000 मतलब ईयर 2000 में हमारे देश में 100 लोग थे जो 10-10 रुपये हर एक व्यक्ति कमा रहा था। तो इसका मतलब हमारे देश की जीडीपी कितनी हो गई, 1000 रुपये, है ना। हर एक व्यक्ति 10-10 रुपये कमा रहे, तो इनकम मेथड से जीडीपी कितनी हो गई, 1000 रुपये। इन 2001 लेट अस सपोज द सेम कंट्री हैड 90 इंडिविजुअल अर्निंग ₹9 ईच एंड द रेस्ट 10 इंडिविजुअल अर्निंग ₹20 ईच। अब मान लेते हैं 2001 में क्या हुआ, 90 लोग तो 9-9 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन बाकी जो 10 लोग बचे वो 20 रुपये कमा रहे हैं। तो अब कितनी अर्निंग हो गई, 90 लोगों की 810 जमा में 20 लोगों की 90 लोगों की 810 जमा में 20 लोग 10 लोग कितना कमा रहे हैं, 200 रुपये। तो ये कितना हो गया, 1010, राइट, कितना हो गया, 1010। इसका मतलब हमारे देश का जीडीपी तो बढ़ा है, पहले 1000 रुपये जीडीपी था, अब 1010 रुपये जीडीपी है। लेकिन पहले हर एक व्यक्ति 10-10 रुपये कमा रहा था, लेकिन अब 90 लोगों की इनकम कम हो गई और 10 लोगों की इनकम 10 से डबल हो गई। बाकी 90 लोगों की इनकम 10 से 9 रुपये हो गई, है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना, 2001 में जीडीपी तो बढ़ी है लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ा, राइट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जीडीपी इज़ नॉट अ गुड इंडेक्स टू मेजर वेलफेयर। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, बहुत सारे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस भी होते हैं, जैसे many activities in economy are not evaluated in monetary terms. For example, domestic services women perform at the home are not paid for. हमने देखा है जो डोमेस्टिक सर्विसेज है, जो मतलब वुमेन जो घर में काम कर रही है, आपकी मम्मी है ना, घर में जो काम कर रही है उसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप वही काम करने के लिए किसी और को रखोगे तो एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ेगा, राइट। द एक्सचेंजेस विच टेक प्लेस इन द इनफॉर्मल सेक्टर विदाउट द हेल्प ऑफ मनी आर कॉल्ड बार्टर एक्सचेंजेस. In barter exchanges, goods or services are directly exchanged against each other. But since money is not being used here, these exchanges are not registered as a part of economic activity. देखो, इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत सारे एक्सचेंजेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती, तू मेरे लिए ये कर दे, मैं तेरे लिए ये कर देता हूँ, है ना। इकोनॉमिक लेवल पर भी मतलब आपने पैसा नहीं दिया लेकिन एक दूसरे के गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में मदद कर दी, राइट। In developing countries where many remote regions are underdeveloped, these kinds of exchanges do take place. और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे बहुत सारे रिमोट रीजन्स हैं, मतलब बहुत पिछड़े हुए इलाके, वहाँ पर ऐसे एक्सचेंजेस होते हैं, लेकिन वो जीडीपी में काउंट नहीं हो रहे, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, हमारी जीडीपी अंडर एस्टिमेटेड हो गई।
तो इसका मतलब जीडीपी कैलकुलेटेड इन द स्टैंडर्ड मैनर में नॉट गिव अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड वेलबींग ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब अब जो जीडीपी अंडर एस्टिमेट हो गई है तो हम कह सकते हैं ना जो जीडीपी है वो एक क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रही कि कितनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हुई हैं देश में, ठीक है, और कितना वेलबींग हुआ है। वेलबींग तो हो रहा है ना जब एक दूसरे के काम आ रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में मदद कर रहे हैं, तो ठीक है। थर्ड एक्सटर्नलिटीज़, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नलिटीज़ होता क्या है? एक्सटर्नलिटीज़ रेफर टू द बेनिफिट और हार्म अ फर्म और एन इंडिविजुअल कॉजेज टू अनदर फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज। एक्सटर्नलिटीज़, ये डेफिनेशन आपको रटी होनी चाहिए। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है? एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब है बेनिफिट या हार्म जो एक फर्म या एक इंडिविजुअल दूसरे को करता है, जिसके लिए ना तो उनको कोई पेमेंट की जा रही है, ना ही उसके लिए उन्हें कोई पेनलाइज किया जा रहा है, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं। मेरे को 100% पता है आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आई है। समझते हैं इसको, ये है क्या? एक्सटर्नलिटीज़ डू नॉट हैव एनी मार्केट इन विच दे कैन बी बॉट एंड सोल्ड। एक्सटर्नलिटीज़ की कोई मार्केट नहीं है जिसमें उन्हें बेचा या खरीदा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज देयर इज एन ऑयल रिफाइनरी विच रिफाइंस क्रूड पेट्रोलियम एंड सेल्स इट इन द मार्केट। समझ लो एक ऑयल रिफाइनरी है जो कि क्रूड पेट्रोलियम को रिफाइन करती है और उसको मार्केट में सेल करती है। द आउटपुट ऑफ द रिफाइनरी इज़ द अमाउंट ऑफ ऑयल इट रिफाइंस। आउटपुट क्या रिफाइनरी का? भाई वो ऑयल जो वो रिफाइन करके दे देती है। वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू एडिड ऑफ द रिफाइनरी बाई डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज बाय द रिफाइनरी, है ना। उसने कितना वैल्यू ऐड किया है, जो टोटल आउटपुट उसका आया उसमें से उसने कितना इंटरमीडिएट गुड लिया था वो माइनस कर दो, मतलब उसने कितना क्रूड ऑयल खरीदा था वो माइनस कर दो। द वैल्यू एडिड ऑफ द रिफाइनरी विल बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी। ये तो आपको पता है, वैल्यू एडिड मेथड से जितना उसने वैल्यू ऐड किया है वो किसका पार्ट है? जीडीपी का। लेकिन ये सब करने में उसने क्या किया? उसके पास में जो रिवर थी उसको पॉल्यूट कर दिया, ठीक है। और वो रिवर जब पॉल्यूट हो गई तो उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको क्या होगा? उनको बीमारियां हो सकती हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हैंस देयर वेलबींग विल फॉल, और इसलिए जो उनका जो वेलबींग है वो क्या होगा? वो गिर जाएगा। पॉल्यूशन में ऑल्सो किल फिश और अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द रिवर ऑन विच फिश सर्वाइव। एज अ रिजल्ट द फिशरमैन ऑफ द रिवर मे बी लूजिंग देयर लाइवलीहुड। और पॉल्यूशन के कारण ऐसा भी हो सकता है कि जो फिश है वो भी मर जाए, है ना। और या फिर फिश जिस चीज़ को खाती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए तो फिश अपने आप कम हो जाएंगी। इसके कारण जो वहाँ के फिशरमैन है उनको भी लाइवलीहुड जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। सच हार्मफुल इफेक्ट्स दैट द रिफाइनरी इज इन्फ्लिक्टिंग ऑन अदर्स फॉर विच इट विल नॉट बियर एनी कॉस्ट आर कॉल्ड एक्सटर्निटीज़। अब ये हार्मफुल इफेक्ट जो रिफाइनरी के कारण लोगों पर आ रहा है, लेकिन इसके लिए रिफाइनरी को कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, उसके ऊपर कोई पेनलाइज्ड उसको नहीं किया जा रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नलिटीज़। इसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नलिटीज़। इन दिस केस द जीडीपी इज़ नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट सच नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। अब जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो हम तो वैल्यू एडिड मेथड से ये देख लेंगे उसने कितना वैल्यू ऐड किया। जीडीपी में तो वो काउंट हो गया, लेकिन उसके कारण कितने लोगों को नुकसान हुआ वो तो जीडीपी में आया ही नहीं, है ना। तो जीडीपी अब क्या नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ ही होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। तो ना जीडीपी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को काउंट करते हैं, ना पॉजिटिव को काउंट करते हैं। समझ लीजिए आपके आसपास जो है एक गार्डन डेवलप कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब वहाँ पर लोग आते हैं, आपकी वहाँ पर शॉप है, ठीक है, गार्डन के पास में शॉप थी। वो गार्डन जो था पहले उजाड़ पड़ा था, उसको गवर्नमेंट ने या फिर मतलब किसी को ठेका देकर उस गार्डन को डेवलप करवा दिया। वहाँ पे लोग रोज़ घूमने आते हैं, ठीक है। इसके कारण अब आपकी दुकान जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है। तो ये क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। लेकिन आपको ये जो फ़ायदा हो रहा है ये जीडीपी में काउंट होगा, है ना। एकदम से जो आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है ये जीडीपी में इनकम मेथड से आपकी इनकम बढ़ रही है, वो बात अलग है। लेकिन ये किसी और के कारण हो रहा है तो उसको तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा ना। तो ये क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। ये भी जीडीपी में काउंट नहीं होगा। There can be cases of positive externalities as well. In such cases, GDP will underestimate the actual welfare. देखो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के केस में जो जीडीपी जो है वो क्या कर रही है? वो कॉस्ट को, जो कॉस्ट लोगों के ऊपर आ रही है उसको मेजर नहीं कर रही है। और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ के केस में जीडीपी अंडर एस्टिमेट हो जाएगी। लोगों का वेलफेयर ज़्यादा हुआ है लेकिन जीडीपी की वैल्यू कम है। समझ आया? तो
ये कहना कि जीडीपी वेलफेयर का एक अच्छा इंडिकेटर है, ये बात सही नहीं है। हमने इस चीज़ को 3 तरह से देखा। पहला, हमने इसके लिए 3 आर्ग्यूमेंट दिए कि जो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया कि इकोनॉमी में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस भी होते हैं जो जीडीपी अपने अंदर नहीं लेकर आ पाते हैं, और इकोनॉमी में एक्सटर्नलिटीज़ भी आती है जिनको जीडीपी मेजर नहीं कर पाता है, राइट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो और क्लास में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।